जैसा कि हमें पता चल गया है कि पीओ की जो नोटिफिकेशन है आउट हो गई, नोटिफिकेशन आ गई है जिसमें डेट बता दी है 29 जैन 2022 पीओ एग्ज़ाम है, ठीक है। प्रिलिमिनरी की डेट आ चुकी हुई है, तो इसीलिए आज मैं आपसे कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, पैटर्न इसका क्या रहता है वगैरह वगैरह, टाइम स्लॉट कितना रहता है, ब्रेक बीच में कितनी रहती है, पेपर 1 है पेपर 2 है, दोनों के कंटेंट्स कैसे होते हैं, ये सब मैं आपसे आज डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात आ जाती है पेपर के पैटर्न की, ठीक है। 2 पेपर होते हैं, आपने नोटिफिकेशन ऑलरेडी देखा होगा कि 2 पेपर होते हैं इसके, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, लॉ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक्ट्स हैं, एक्ट्स एंड ऑल है इसमें। पेपर 1 में कुछ एक्ट्स हैं जैसे कि मेजर एक्ट्स हैं, कुछ माइनर एक्ट्स भी जैसे कि एनडीपीएस भी होती है, पॉक्सो एंड ऑल, तो वो सब भी होते हैं, प्लस मेजर एक्ट्स भी होते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसीटी, पी एंड ऑल। तो ये सब सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे पेपर 1 में, ठीक है। तो पेपर 1 में कितने होंगे आपके पास, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर्स रहते हैं, 100 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स, ओके, 2 आवर्स। सिमिलरली ये जो पेपर 2 है इसमें भी 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 2 आवर्स रहते हैं, ठीक है। दिस इज पेपर 1, दिस इज पेपर 2, और इन दोनों के बीच में रहती है 2 आवर्स की ब्रेक, 2 आवर्स की ब्रेक रहती है, ओके। अब जो स्ट्रैटेजी होती है प्री के पेपर को सॉल्व करने की, वो क्या रहनी चाहिए। स्ट्रैटेजी होती है जैसे कि अब आप देखेंगे जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसके जो पहले इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यहाँ पर कुछ फ्रंट पेज पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, उस पर लिखा होता है कि कुछ मार्क नहीं करना क्वेश्चन पेपर पे, जैसे टिक वगैरह लगा रहे हैं, कोई और मार्क सॉल्व कर रहे हैं, वो आपने नहीं करना है क्वेश्चन पेपर पे, बट जो एंड में रफ पेजेस लिखे होते हैं वहाँ पर आप सॉल्व और कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको चीज़ क्यों बता रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने ज़रूरी है, टाइम स्लॉट इस पर लिखा होता है, सब कुछ, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो कितनी है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब आप सॉल्व करने की बात आ रही है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 आपने रीड किया, उसके ऑप्शंस देखे, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक। अब ये आपको मिली है OMR शीट, आप एनसर्कल करना स्टार्ट हो जाते हो, दिस इज रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। ऐसा रॉन्ग क्यों है, अब मैं खुद कैंडिडेट रही हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ रॉन्ग क्यों, ठीक है। अब सीधा ना पहले आप क्या करना, जैसे कि अगर रफ सेक्शन है एंड में दी हुई है, ए का आंसर आप वहाँ पर लिख दो, अच्छा 1 का आंसर ए है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने रफ पेज में एंड में लिखे 1 का ए लग रहा है आपको, 2 का ये लग रहा है वगैरह वगैरह, ऐसे करके आपने सॉल्व कर दिया। डायरेक्टली OMR शीट पे सॉल्व ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि कभी क्या हो जाता है, कभी आपने ना क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, MCQs एंड ऑल आपने सॉल्व किए होंगे, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ना कभी एक क्वेश्चन इसका आंसर दूसरे क्वेश्चन में छुपा होता है, तो ना यहाँ से आपको मतलब चीटिंग करने का मौका मिल जाता है क्वेश्चन पेपर से भी, ठीक है। आसपास से नहीं करनी है, बट आपको ना हिंट मिल जाता है। लेट्स से ऐसा है कि यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक, इसमें आपको डाउट्स हो रहे हैं, थोड़ा डाउट है, ठीक है, कंफ्यूजन है 2 ऑप्शंस के बीच में, आपको लगा चलो ठीक है यार मैं बी ऑप्शन को ही टिक कर देता हूँ, बी ऑप्शन भी मैं मार्क कर देता हूँ OMR शीट पे, आपने यहाँ पर एनसर्कल कर दिया। आप गए दूसरे क्वेश्चन पे, आपने देखा कुछ सिमिलर मिलता जुलता है कि यहाँ से आप इसके आंसर का हिंट डिराइव कर सकते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको अगर मिल गया, लेकिन अब क्या करोगे, OMR शीट पे आपने ऑलरेडी मार्क कर दिया, तो अब आपके पास जो अपनी गलती को रेक्टिफाई करने का चांस था वो जा चुका है। अगर आप एक ही आंसर के 2 ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पर, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो गलत माना जाता है, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। इसलिए बड़ा सोच समझ के आपने ये स्ट्रैटेजी अपनानी है और आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले
पहले रफ में कीजिए, जो एंड में पेपर दिया होगा, क्वेश्चन पेपर के एंड में 2-3 शीट्स होती हैं रफ वर्क के लिए, वहाँ पे सॉल्व कीजिए। फिर OMR शीट पे, बट ये भी आपने ध्यान रखना है कि पूरा पेपर जो आपका रफ शीट पे सॉल्व हो रहा है वो 1.5 आवर्स में हो जाए तो ठीक है। एंड में सारे के सारे आंसर्स जो आपने OMR शीट में सॉल्व करने हैं उसके लिए आपके पास एटलीस्ट हाफ एन आवर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये भी ना लेंथी प्रोसेस है, जो एनसर्कल करना और बिल्कुल देख के एनसर्कल करना, ठीक है। हर एक ही क्वेश्चन को आप 2 बार एनसर्कल तो नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए ऐसे ही ये OMR शीट बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, साथ है ये 1 का 2 3 क्वेश्चन नंबर दिए और साथ में 4 ऑप्शंस के लिए एनसर्कल करने के लिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो कभी कभी ना जब हम इतनी लेंथी 100 क्वेश्चंस के लिए OMR शीट बनी होती है तो ना आइज कंफ्यूजन खा जाती है कभी, ठीक है। ऐसे हो जाता है आप 1 का कर रहे हो तो नीचे जाते जाते इतनी कंफ्यूजन हो गई, तो हो सकता है कि आपकी आंखों का धोखा हो गया, 2 के ही आपने 2 ऑप्शंस मार्क कर दिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल बहुत ध्यान रखना है। अगर जल्दी में करोगे, एंड में 15 मिनट्स में आपको लगता है कि OMR शीट पे आप सारा कुछ मार्क कर सकते हो आराम से, वो गलत लगता है, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान से सब कुछ मार्क करना है, देख के मार्क करना है, और एटलीस्ट हाफ एन आवर आपके पास इसके लिए होना चाहिए, ओके। हाफ एन आवर इसके पास इसके लिए होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब बात आ जाती है गेस वर्क। अब जो पहले हमारे एग्जाम्स होते थे तब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है। जो कुछ साल पहले की मैं बात करूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब PSC के हर एक एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, इसमें भी मिलेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मिलेगी तो अब गेस वर्क का क्या करें, ठीक है। यहाँ पर रोल आ जाता है इंटेलिजेंट गेसिंग का, ठीक। एक प्रोबेबिलिटी होती है कि अच्छा ये ऑप्शन सही लग रहा है तो मुझे कितने % तक ये सही लग रहा है, ठीक है। कितने % तक मुझे ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्या मैं इसमें गेस का रिस्क उठा सकता हूँ। अगर मैंने रिस्क उठा लिया, अगर ये गलत हो गया तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपका गेस वर्क चल रहा है वो इंटेलिजेंट हो, उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। अब ऐसा भी नहीं कि टोटली गेस वर्क को आप डिनाई ही कर दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि सभी के सभी क्वेश्चंस हमें आते हों उस समय, ठीक है। जितने भी हम आंसर्स मार्क कर रहे हैं वो 100% श्योर वाले ही हों, क्या पता ऐसा नहीं, 100 में से 50 ही हैं ऐसे जिसके आपको श्योर आंसर्स आते हैं, फिर बाकी के 50 कहाँ गए, फिर अंदर जाने का चांस तो बहुत कम हो गया, ठीक है। इन होने का चांस तो बहुत कम हो गया। तो इंटेलिजेंट गेसिंग की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। इसके लिए आपको काम क्या आएगा, इसके लिए आपको काम आएगी MCQ की प्रैक्टिस, इसके लिए आपको काम आएगी टेस्ट सीरीज, प्रिलिमिनरी टेस्ट सीरीज, ठीक है। यहाँ पर भी विंग्स IAS JKS इंस्टीट्यूट भी टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। आपको जल्दी अपडेट हो जाएगा कि कब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। इन टोटल 19 टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, 13 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अवेलेबल है एंड 3 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आप बाकी की डिटेल्स के लिए दिए गए फ़ोन नंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑफिस से आप डिटेल्स पूछ सकते हैं, जितना जो भी स्केड्यूल एंड ऑल है आप प्रिलिमिनरी टेस्ट सीरीज का पूछ सकते हैं ऑफिस से, ओके। तो बात कर रही हूँ मैं गेस वर्क की, तो ध्यान रखें इंटेलिजेंट गेसिंग को। अब इंटेलिजेंट गेसिंग जब होती है ना, प्रैक्टिस MCQ प्रैक्टिस होती है, उससे आपको आदत बन जाती है, आपका ब्रेन अडेप्ट कर लेता है। आधे आंसर्स तो ऐसे होंगे, कभी कभी चांस ऐसे होते हैं सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, जिन बुक्स से या फिर कभी टेस्ट पेपर में हमने कुछ क्वेश्चन देखे हों, सॉल्व किए हों, वही रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। जो आपने फॉर एग्जाम्पल आज मैंने टेस्ट दिया किसी प्रिलिमिनरी का, ठीक है, उसमें मैंने कुछ गेस लगा दिया, ठीक है। अब जब भी उसकी आंसर की आई, मैंने अपने आंसर्स टैली किए, मैंने देखा मेरा गेस वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे भी आपको अपने ब्रेन का एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा यहाँ पर मेरे इतने % गेसेस ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। या फिर इन केस जो आज आपको टेस्ट में गेस करना पड़ रहा है, आपने आंसर किसी के साथ टैली कर लिया, अगर वही क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो तब आपको ईजी हो जाएगा, आपको गेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो आंसर आपको पता है, वो गेस में अब ज़रूरी नहीं है उसके लिए गेस लगाना, ठीक है। तो एक ये चीज़ आ जाती है यहाँ पर। अब आगे ये ड्यूरेशन है 2 आवर्स की, जिसमें मैं आपको बोल रही हूँ 1.5 आवर्स में सॉल्व कीजिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर लास्ट वाला रखिए OMR शीट। अब नेक्स्ट बात करती हूँ पेपर नंबर 2 की।
कि हमने देखा है कि पेपर नंबर 2 का सिलेबस क्या है, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, लीगल जीके, लीगल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो इसको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। अब ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मतलब ये हो गया कि इसे बस आपने पास करना है, 33% मार्क्स लेना है इसमें आपने, ठीक है, सिर्फ 33% मार्क्स आपने लेने हैं, तो आप इन हो जाएंगे। जब आपने पेपर नंबर 2 में 33% मार्क्स स्कोर किए तभी आपका पेपर नंबर 1 चेक होगा, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, मेरिट के लिए नहीं बट एटलीस्ट आपका पेपर तो चेक हो जाए, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने काफ़ी बच्चों की हमेशा ये गलती देखी है कि इसको ना अटेम्प्ट करने में उनकी गलती हो जाती है, इनको समझ नहीं आता है स्टूडेंट्स को कि पहले कौन सी सेक्शन इसमें अटेम्प्ट की जाए। अब इसमें सेक्शंस होती हैं, जैसे कि एक सेक्शन हो जाएगी कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की सेक्शन हो जाएगी, एक मैथ्स की आ जाएगी, बेसिक, ठीक है, इतना हाई लेवल का नहीं होता है मैथ्स इसमें, एनालिटिकल रीजनिंग की आ जाएगी, रीजनिंग की आ जाएगी, एप्टीट्यूड की आ जाएगी, बोथ जनरल एंड लीगल। अब जो जीकेपीएससी ने सिलेबस स्पेसिफाई किया हुआ है पेपर नंबर 1 का, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो यूजुअली ऐसा लगता है कि सबकी सेम वेटेज होगी, ठीक है, बट ऐसा जो लास्ट टाइम पीओ का प्रिलिमिनरी हुआ था उसके पेपर नंबर 1 में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। फायदे की ही बात थी, देखा जाए तो फायदे की ही बात थी, कॉम्प्रिहेंशंस वर देयर, थी सभी सेक्शंस कवर्ड, लेकिन वेटेज लीगल एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड की ज़्यादा थी, लीगल एप्टीट्यूड की भी मैं कहूँ वो ज़्यादा वेटेज थी, ठीक है। तो लीगल एप्टीट्यूड क्या होता है, लीगल एप्टीट्यूड ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बनी हुई होती हैं, प्रॉब्लम्स आपको जैसे कि होते हैं पेपर में, कोई ऑफेंस बना है, यहाँ पर थेफ्ट हुई या नहीं, मर्डर हुआ या नहीं, इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि बताओ कौन सा ऑफेंस रिजल्ट कर रहा है। आपको सेशंस दिए जाएंगे प्रॉब्लम में और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ऑफेंस है, तो दिस इज लीगल एप्टीट्यूड। फिर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अगर आप सो ऑफिसर है, जैसे आप प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर हैं, ऐसी सिचुएशन आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा एज अ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। तो वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ईजी होते हैं। जिसने लॉ की बुक्स पढ़ ली, मेजर एक्ट्स पढ़ लिए ना आपने, तो फिर लीगल एप्टीट्यूड को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। और बात रही फिर इसकी एनालिटिकल रीजनिंग एंड मैथ्स, ठीक है, ये आई थी लास्ट टाइम पे बेसिक लेवल की, ठीक है, दीज लेवल्स कैन चेंज, पर मैं लास्ट ईयर के पेपर की बात कर रही हूँ, बहुत बेसिक लेवल की थी, सॉल्वेबल थी, ठीक है, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं था इसमें। लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो थे काफ़ी ज़्यादा वेटेज रख रहे थे उस पेपर में और दे वर इजी टू सॉल्व, ये भी, ठीक है, जैसे मेजर एक्ट्स पढ़े हैं उसके लिए आसान है सब। फिर आ जाता है मैथ्स, बेसिक मैथ्स ही था, लेकिन देखिए मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर जनरली टाइम कंज्यूमिंग, स्पेशली हम जैसे स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी बात करूँ, लॉ स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स रिलेटेड हैं हम, BA LLB की है, ठीक है, तो मैथ्स से नाता छूट चुका है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी देखी जाती है कि मैथ्स सॉल्व नहीं हो रहा है, और अगर वो कर भी रहे हैं तो ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि स्पीड की आदत नहीं रही है, अब हम लोगों की इतनी स्पीड नहीं होती मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट, यहाँ पर भी आपने स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। यहाँ पर क्या करना है हमने, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आप सेक्शंस पहले देखो इस पेपर की, पेपर नंबर 2 की आप सेक्शंस देखो, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि कौन सा मेरे से सॉल्व हो रहा है, कौन सी चीज़ मुझे आती है, ठीक है, ताकि मेरे 33% कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी। श्योर, जिनके लिए मैं, जिन आंसर्स के लिए मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ, वो 33% मेरे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर लीगल एप्टीट्यूड आता है सबसे पहले कर लीजिए अटेम्प्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, जनरली ना 10 क्वेश्चंस होते हैं, 5 और 10 क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन के मिलेंगे ही मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन भी टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये बहुत ज़्यादा स्टोरी है, ठीक है, ईजी टू सॉल्व एंड स्कोरिंग, ठीक। तो इधर कॉम्प्रिहेंशन आप सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन की सेक्शन अटेम्प्ट कीजिए, या आप लीगल एप्टीट्यूड की सेक्शन अटेम्प्ट कीजिए इन पेपर नंबर 2, ओके।
ये जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, स्कोरिंग भी है, ये आती होंगी आपको। इनमें थोड़ी सी टेंशन की बात आ जाती है। अगर ये हायर लेवल की आ जाती है मैथ्स और एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें हम लोगों को इतना होल्ड नहीं होता है जनरली, तो इनको थोड़ा एंड में छोड़ो, स्पेसिफिकली मैथ्स को थोड़ा एंड में जाने दो, ठीक। अब इसमें क्या होगा, जनरली ना कुछ स्टूडेंट्स के मैंने एक्सपीरियंस सुने हैं जिन्होंने ना मैथ्स पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब डिपेंड करता है कि जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, जो भी उसका सेट आया आपके पास, उसमें मैथ्स पहले दिया था या एनालिटिकल रीजनिंग पहले दिया था या कॉम्प्रिहेंशन पहले दिया था या एप्टीट्यूड पहले दिया था। तो ना कुछ बच्चों की मैंने ऐसे कंप्लेंट्स में जनरली देख रही थी जब भी एग्जाम उन्होंने दिए, ये आते हैं हमारे सेट ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो कुछ बच्चों की कंप्लेंट्स ये थी कि पेपर 2 में सेट बी बहुत डिफिकल्ट आया था, सेट बी के साथ इनजस्टिस हो गया। उनका ये क्लेम क्यों होता है, किस बेसिस पे होता है, वो लोग बोलते हैं कि सेट बी में मैथ्स पहले था, ठीक है, सेट ए में कॉम्प्रिहेंशन पहले था, तो इनको फायदा हो गया, उन्होंने पहले कॉम्प्रिहेंशन ही सॉल्व किया। तो किस मैं बात कर रही थी, पेपर नंबर 1 को सॉल्व कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंशंस एंड मैथ्स एंड सेक्शन वाइज में बात कर रही थी। तो कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है सेट बी में मैथ्स पहले था, सेट ए में कॉम्प्रिहेंशन पहले थी, तो जहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पहले थी उनके साथ जस्टिस हो गया, जिनमें मैथ्स पहले था उनके साथ इनजस्टिस हो गया। बात यही होती है, आपने देखना है पहले पेपर जब आपके हाथ में आता है, आपने जनरल उसका ओवरव्यू लेना है कि कौन सी सेक्शन कहाँ पर है एंड कौन सी सेक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पेपर को सॉल्व करो। कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है, पहले कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करो, ठीक है। एंड में अगर कॉम्प्रिहेंशन आप एंड में सॉल्व करते हैं ना, एंड में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व जनरली नहीं होती, आपको आते हुए क्वेश्चंस भी छूटने के चांसेस हैं, छूट जाती है, ठीक है। पेपर कंप्लीट नहीं होता तो जो सेक्शन आपकी काफ़ी स्कोरिंग हो सकती थी, वो सेक्शन आपकी क्या हो जाती है, छूट ही जाती है और क्वालिफाई करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है, बहुत स्मार्टली आपने अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पेपर नंबर 1 को सॉल्व करना है। अब मेरी स्ट्रेंथ क्या है, लीगल एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन में ऑब्वियसली इनको पहले टारगेट करूँगी, एंड में देखूँगी मैथ्स को, एनालिटिकल रीजनिंग को। अगर यहाँ से ही मेरे 33% मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, एग्जैक्टली 33% भी नहीं करने हैं, अपने आप को सेफ साइड पे रखना होता है, क्या पता कोई ना कोई गलत निकल आए, तो एटलीस्ट सॉल्व 40%, ठीक है। 40% की आपको श्योर होना चाहिए, 100% श्योर होना चाहिए कि आपने 40% क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर लिए हैं प्रॉपरली, 100% आपको उसका आंसर पता है कि वो सही है, ठीक है। 40% मार्क्स आपके इसमें बनने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेंथ है लीगल एंड कॉम्प्रिहेंशन। अपनी स्ट्रेंथ को देखिए, स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है, जब आप सॉल्व करेंगे खुद या टेस्ट सीरीज देंगे, तब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि क्या मेरे कौन सी सेक्शन मेरी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी सेक्शन में पहले अटेम्प्ट करूं तो मैं पेपर नंबर 2 फुल कंप्लीट। तो मैं बात कर रही थी पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 की, उसकी अटेंशन की कितनी परसेंट एटलीस्ट आपको श्योर होना चाहिए, क्योंकि इसे हमने करना सिर्फ क्वालिफाई ही है, इसके बेसिस पे मेरिट डिसाइड नहीं होता। तो अपनी स्ट्रेंथ देखिए, अपनी वीकनेसेस देखिए, कैसे पता चलेगी, प्रैक्टिस से और टेस्ट देने से। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी कैंडिडेट्स के साथ भी आप अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे कि आपकी रैंकिंग कहाँ पे फॉल कर रही है, ठीक है। तो कल को आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप फाइनल पेपर देने के लिए जाएंगे तो आप इम्प्रूव वर्जन ऑफ योर सेल्फ होंगे। इसलिए सेल्फ इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी और टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है प्री के लिए यहाँ पर, उसमें आपको 13 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे एंड 3 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप फर्दर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर्स। तो आज के लिए अभी इतना ही है। इसके टेस्ट जो आपको पेपर स्ट्रैटेजी है, अटेंशन स्ट्रैटेजी है, वो इतनी ही है, ठीक है। किसी भी डाउट के लिए कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप विद रिगार्ड टू टेस्ट सीरीज आप ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगी और उसके आंसर्स भी आपसे भी पूछूंगी। अपने आप को आंसर दीजिए
ठीक है, जो अभी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या क्या आंसर्स हैं इनके, ठीक है। सो नंबर वन क्वेश्चन इज when did the Indian Penal Code receive the Governor General's assent? When did IPC received Governor General's assent? ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शंस: October 3, 1850, October 5, 1852, October 6, 1860, October 7, 1860। आंसर पता है इसका किसी का? आंसर क्या आंसर इस क्वेश्चन का? मुझे कमेंट करके बताइए। जो मेरे साथ लाइव जुड़े हैं इस समय, मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। When did IPC, the Indian Penal Code, receive Governor General's assent? Great. Ranju is correct. C is its answer. ये तो काफी डायरेक्ट सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फैक्चुअल है, फैक्चुअल नेचर का है, डायरेक्ट है। वेरी गुड रंजू। कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू एवरी एक्ट, मेजर माइनर, उनकी अगर आपको एनफोर्समेंट डेट्स, असेंट, जिस दिन गवर्नर जनरल की असेंट या प्रेसिडेंट की असेंट मिली, एज द केस में भी, वो डेट्स आपको याद रहें तो बहुत अच्छा है। खास करके एनफोर्समेंट डेट्स याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ next question is which of the following is a type of legal fault that does not necessarily involve a mental state? Option number A, negligence. Option number B, intention. C, both. A and B, and D, none. इसका आंसर बताइए। Which of the following is the type of legal fault that does not necessarily involve a mental state? Option A is negligence. Option B is intention. Option C, both A and B. Option D, none. Okay. Option A is its answer. Ranju is correct. Very good. Great. Now, next question I will discuss. Next question.
which is not a stolen property, which is not a stolen property. Property involved in option number A, cheating, option B, robbery, option C, extortion, option D, breach of trust. Breach of trust. क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है इसका? Which is not a stolen property. Property involved in cheating, robbery, extortion or breach of trust. बताइए इसका आंसर. बताइए इसका आंसर. Which is not a stolen property. Property involved in A, cheating, B, robbery, C, extortion and D, breach of trust. Ranju, you are answering D, but you are not sure. Okay. Okay, its answer is A. Okay. Its answer is A. जब आप sections पढ़ते हैं stolen property के regarding जो sections हैं 410, 411 and all, वहाँ पर ही मेंशन किया गया है कि with respect to जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है in the offenses robbery, extortion, breach of trust, ठीक है, they are categorized as stolen properties. जो भी प्रॉपर्टी रॉबरी के ऑफेंस में इन्वॉल्व है, एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इन्वॉल्व है, तो देयर इज अ स्पेसिफिक सेक्शन जो ये बताती है कि ये इनको हम कंबाइंड स्टोलन प्रॉपर्टी की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. अब वहाँ पर उस सेक्शन में इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है चीटिंग, ठीक है, चीटिंग एज एन ऑफेंस इन्होंने उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, कैटेगराइज नहीं किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर मेंशन ही नहीं किया हुआ चीटिंग के बारे में कुछ भी, तो उसको हम इम्प्लाइडली मान के चलते हैं कि इट इज एक्सक्लूडेड सिंस इट इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, तो इट इज डीम्ड टू बी एक्सक्लूडेड. Next question. Which of the following is maxim of natural justice or principle of natural justice? A. Audio alter partum. Audio alter partum. B. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. C. Nemo debet. Esse judex. In propria causa sua. D. Both A and C. What is the answer? What is the answer? First is, the question is
which of the following is or are maxims of natural justice? Maxims of natural justice: A. Audi Alton Parton, B. Pacta sunt servanda, C. Nemo debet esse judex in propria causa sua, D. both A and C. आंसर, जिन्हें भी आंसर आता है कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, बताइए। Great, correct. Its answer is D, A and C. So these were some practice questions and strategy to solve PO preliminary examination, both paper number 1 and paper number 2. अब इसके लिए मैंने जैसे आपको बार बार कह रही हूँ, टेस्ट सीरीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जितने टेस्ट देंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। स्पेसिफिकली जो फ्रेशर्स हैं उनका फर्स्ट टाइम है, जो फर्स्ट टाइम पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली कॉम्पिटिटिव पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूँगी कि टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको अपने होता है कॉन्फिडेंस और एक जो डर होता है पेपर का वो निकल जाता है, ठीक है। डर होता है, फिर फोबिया होता है, स्टूडेंट्स को फोबिया होता है पेपर का, ये फोबिया यहाँ पर आके निकलेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके निकलेगा। प्लस अपना हमें रैंक पता लगता है, कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ये पता लगती है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी आप MCQs पर्सनली भी घर पे भी सॉल्व कर रहे हैं उतना अच्छा, और जब भी आप MCQs सॉल्व करते हैं सॉल्व देम ऑन द नोटबुक। बुक पे सॉल्व करना ठीक नहीं रहता, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिपीट करने लगेंगे उन्हीं MCQs को सॉल्व करने लगेंगे सेकेंड टाइम, उस टाइम क्या होगा, अगर आपने बुक में सॉल्व किया हुआ तो आंसर्स वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर सॉल्व करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि और आंसर्स आपने ऑलरेडी वहाँ पर मार्क किए हुए होंगे। इसलिए बोलती हूँ एक नोटबुक लगाइए, टाइम फ्रेम सेट कीजिए कि इतने टाइम में मैंने इतने MCQs सॉल्व करने ही हैं। तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे बहुत फ़ायदा आपको रहेगा प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्रैक करने में, आप आसानी से कर पाएंगे। तो फर्दर डिटेल्स ऑफ टेस्ट सीरीज के लिए आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।